नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक आइडिया के सफर पे चलेंगे। एक ऐसा आइडिया जो आप सोचिए 100 साल पहले एक इंसान के दिमाग में था और आज भारत के करोड़ों घरों का हिस्सा बन चुका है। जी। और ये कहानी है गांधी के स्वच्छता के दर्शन की। जी। और कैसे उसने देश के सबसे बड़े सामाजिक अभियानों में से एक स्वच्छ भारत मिशन को जन्म दिया। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या एक दार्शनिक विचार मतलब एक फिलॉसफी सच में जमीनी हकीकत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी के एक बहुत मशहूर और शायद उतने ही विवादास्पद कथन से। हाँ। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। सुनने में ये बहुत बड़ा बयान लगता है ना? बिल्कुल लगता है, और अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि हमें राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए। अच्छा। उनका पॉइंट ये था कि उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब अगर हम सामाजिक और मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं। मानसिक गुलामी, इसका क्या मतलब हुआ? उनके लिए एक गंदा शौचालय या सड़क पर कूड़ा फेंकने की आदत, ये दिमागी गुलामी का प्रतीक थी। अच्छा। ये इस बात का सबूत था कि हम अपने आसपास की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो कह रहे थे कि पहले इस गुलामी से आजाद हो, अपने मन और अपने समाज को साफ करो, फिर राजनीतिक आजादी के असली मायने समझ आएंगे। मतलब सच्ची स्वतंत्रता अंदर से शुरू होती है। बिल्कुल अंदर से। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। तो जब गांधी स्वच्छता कहते थे तो वो सिर्फ झाड़ू लगाने की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी अवधारणा थी। हाँ, इसे हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। 3 स्तरों पर? हाँ। पहला तो जाहिर है व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ शरीर, साफ कपड़े, ये तो बेसिक है। ठीक है। दूसरा सामुदायिक स्वच्छता, मतलब हमारे घर के बाहर हमारी गली, हमारा गांव या शहर साफ हो, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और उनके आश्रमों में तो ये नियम बहुत सख्त था, मैंने पढ़ा है। कहा जाता है कि वहां टॉयलेट साफ करने का काम हर किसी को बारी बारी से करना पड़ता था, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि वो श्रम की गरिमा और समानता सिखाना चाहते थे। लेकिन इसका एक तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तर था। वो क्या था? नैतिक और आध्यात्मिक स्वच्छता। मतलब विचारों की पवित्रता, कर्मों में ईमानदारी, मन में करुणा। अच्छा। गांधी का मानना था कि अगर आपका मन साफ नहीं है तो बाहरी सफाई महज एक दिखावा है। उन्होंने स्वच्छता को अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों से सीधे जोड़ा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनका मानना था कि जब समाज का एक तबका जो सफाई का काम करता है उसे ही हम अछूत मानने लगें तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी गंदगी है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और फिर आध्यात्मिक। लेकिन ये तो एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। इसे सरकारी फाइलों, बजट और जमीनी एक्शन में बदलना तो बिल्कुल अलग चुनौती होगी। बिल्कुल। सरकार ने इस आइडिया को एक राष्ट्रव्यापी मिशन कैसे बनाया? यही इस अभियान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ तो उसके उद्देश्य बहुत साफ थे। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था खुले में शौच को खत्म करना, ODF जिसे कहते हैं। हाँ, ओपन डेफिकेशन फ्री। दूसरा, मैला ढोने की जो अमानवीय प्रथा है उसे जड़ से मिटाना। और तीसरा, कचरे के प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक सिस्टम तैयार करना। और इसे लागू करने के लिए एक बड़ी सी सरकारी मशीनरी भी बनाई गई होगी, मंत्रालय, विभाग, ये सब। हाँ, मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। ग्रामीण इलाकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे जल शक्ति मंत्रालय देखता है। ओके। और शहरी इलाकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जिसकी जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की है। लेकिन इस मिशन की असली ताकत इसकी संरचना में नहीं, इसकी रणनीति में थी। रणनीति से क्या मतलब? सबसे बड़ी रणनीति थी इसे एक जन आंदोलन बनाना। 1 मिनट, जन आंदोलन, ये शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या था यहाँ पर? क्या सिर्फ नेताओं और सेलिब्रिटीज के झाड़ू लगाने वाली तस्वीरें? शुरू में कई लोगों को ऐसा ही लगा था और इसकी आलोचना भी हुई। लेकिन इसका असली मतलब था जिम्मेदारी को सरकार से हटाकर आम नागरिक पर लाना। ये कहना कि आपका मोहल्ला साफ रखना सिर्फ नगरपालिका का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और इसे जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी और वित्तीय प्रोत्साहनों का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT? बिल्कुल। शौचालय बनाने के लिए जो 12,000 रुपए की मदद दी जाती थी वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती थी। अच्छा, इससे पारदर्शिता आई। हाँ, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और लोगों में भरोसा जगा। साथ ही टेक्नोलॉजी का रोल भी दिलचस्प था, जिसे बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया गया जहां सीवेज लाइनें नहीं थी या पानी की कमी थी। ये बायो टॉयलेट्स काम कैसे करते हैं? ये क्या चीज है?
ये असल में DRDO द्वारा विकसित एक तकनीक है। अच्छा। इनमें खास तरह के बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जो मानव मल को पानी और मीथेन गैस में बदल देते हैं। अरे वाह। और पानी का दोबारा इस्तेमाल बागवानी जैसी चीजों में किया जा सकता है। तो इससे सिर्फ शौचालय ही नहीं बना, बल्कि एक इको फ्रेंडली समाधान भी मिला। कमाल है। लेकिन मुझे इस पूरे अभियान में स्वच्छाग्रही वाले कॉन्सेप्ट ने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया है। मतलब सरकार ने अधिकारी नहीं भेजे, बल्कि समाज के अंदर से ही गांधी के सत्याग्रही जैसे लोग तैयार किए। ये तो सीधे गांधी की प्लेबुक से लिया गया लगता है। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। स्वच्छाग्रही शब्द ही स्वच्छता और सत्याग्रह से मिलकर बना है, यानी स्वच्छता के लिए आग्रह करने वाले। वाह। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये गांव की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर, युवा या स्वयं सहायता समूह की कोई महिला हो सकती है। ये वो लोग हैं जो स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझते हैं। पर उनका असल काम क्या था? सिर्फ ये बताना कि सरकार शौचालय के लिए पैसे दे रही है? नहीं नहीं, उनका काम इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। आप सोचिए, एक 22 साल की स्वच्छाग्रही एक गांव में जाती है और उसे 60 साल के बुजुर्गों को ये समझाना है कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही खुले में शौच की आदत गलत और हानिकारक है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ जानकारी देने का काम नहीं, ये तो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सही बात है। आदत बदलना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये सिर्फ शौचालय बनाने की बात नहीं थी, ये दिमाग में सदियों से जमी एक आदत को तोड़ने जैसा था। स्वच्छाग्रही घर घर जाते थे, सामुदायिक बैठकें करते थे और लोगों को स्वच्छता के फायदों के बारे में समझाते थे, खासकर बीमारियों में कमी और महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के बारे में। और क्या वे किसी तरह की निगरानी भी करते थे? हाँ, वो निगरानी समितियों के गठन में मदद करते थे। ये गांव के ही लोगों की एक टीम होती थी जो सुबह और शाम को सीटी बजाकर या आवाज लगाकर उन लोगों को टोकती थी जो बाहर शौच के लिए जा रहे होते थे। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। हाँ, शुरू में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये एक सामाजिक दबाव बनाने में कामयाब रहा। स्वच्छाग्रही का सबसे बड़ा काम ये पक्का करना था कि ODF यानी खुले में शौच मुक्त का टैग लगने के बाद भी लोग वापस पुरानी आदतों पे न लौट जाए। और टॉयलेट का इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? इन तमाम कोशिशों, रणनीतियों और स्वच्छाग्रहियों की मेहनत के बाद क्या ये अभियान सफल रहा? हम सुनते हैं कि ग्रामीण शौचालय कवरेज 39% से बढ़कर लगभग 100% हो गया। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। अभियान के पहले चरण यानी 2014 से 2019 तक का मुख्य लक्ष्य भारत को ODF बनाना था। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को ODF घोषित किया और 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 95 से 100%, ये आंकड़ा तो कमाल का है। लेकिन क्या ये सरकारी आंकड़े हैं? क्योंकि जमीनी रिपोर्टें तो ये भी बताती थीं कि कई जगह शौचालय तो बने पर उनमें पानी का कनेक्शन नहीं था, या लोग उन्हें स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ये कागज पर ODF वाला मामला था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस अभियान की सबसे बड़ी आलोचना भी यही रही है। देखिए, सच्चाई इन दोनों के बीच में है। इसमें कोई शक नहीं कि करोड़ों शौचालय बने और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के अध्ययनों ने भी पुष्टि की है कि जमीनी स्तर पर बदलाव आया है। डायरिया जैसी बीमारियों से होने वाली मौतों में कमी आई है। महिलाओं को अब अलेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ी है। लेकिन वो स्टोर रूम वाली बात का क्या? वो चुनौतियां भी वास्तविक थी और इसीलिए मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसे ODF प्लस कहते हैं, जो 2020 से 2025 तक चलेगा। ODF प्लस? जी, इसका फोकस अब सिर्फ शौचालय बनाने या इस्तेमाल करने पर नहीं है, बल्कि उस स्थिति को बनाए रखने यानी सस्टेनेबिलिटी पर है। अच्छा, मतलब उसे मेंटेन करना। हाँ, ODF प्लस में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर गांव में ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंधन हो। यानी अब बात सिर्फ टॉयलेट से आगे बढ़कर पूरे गांव की सफाई, प्लास्टिक मैनेजमेंट और गंदे पानी के निपटान तक पहुंच गई है। और शहरों के प्रदर्शन को कैसे मापा जा रहा है? मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में सुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यह शहरों के बीच एक वार्षिक रैंकिंग प्रणाली है। कोई भी शहर सबसे गंदा कहलाना नहीं जाता है ना। सही बात है। इस रैंकिंग ने शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा की है, जिससे वे अपनी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। इंदौर का लगातार कई सालों तक सबसे स्वच्छ शहर बनना इसी का नतीजा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इसका कुल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय बनाने या सड़कें साफ करने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। ये गांधी के स्वच्छता के समग्र दृष्टिकोण को एक सरकारी नीति में ढालने का एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग है, जहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक गरिमा, ये तीनों चीजें मिलती हैं। ये नीति सामुदायिक कार्रवाई और व्यक्तिगत कर्तव्य का एक संगम है।
सरकार ने रास्ता दिखाया, एक ढांचा तैयार किया, लेकिन चलना समाज को खुद पड़ा। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि बड़े सामाजिक बदलाव सिर्फ कानून बनाने या पैसा खर्च करने से नहीं आते हैं। उनके लिए एक मजबूत दार्शनिक नींव और लोगों की भागीदारी जरूरी होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। ये अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सरकारी अभियानों के समाप्त हो जाने के बाद व्यवहार में आए बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? स्वच्छता को एक सरकारी निर्देश से एक स्थायी सामाजिक आदत में बदलने की असली चुनौती क्या है? और जब हम अगली बार सड़क पर कूड़ा फेंकने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, तो उस एक पल में एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है।